आज फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर से पढ़ने से पहले उसके रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक जान लीजिए, ठीक है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर सवाल है कि हम एंड क्यों लगाए हैं? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन होता है, यहाँ पर ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन लगाए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन अलग है, ठीक है। तो वो भी समझेंगे कि कैसे अलग है ग्रेविटी, कैसे अलग है ग्रेविटेशन से। अब ज़्यादा अलग नहीं है, बट इतना अलग जरूर है कि जहाँ पर ग्रेविटेशन टर्म का यूज करेंगे वहाँ पर ग्रेविटी टर्म नहीं यूज कर सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट है डिफरेंसेस, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का रिलेटेड ऐसा लॉ है जो कि यूनिवर्सल लेवल पर आपको फॉलो होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। अब इतना कुछ है जो कि इतना कुछ अगर हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, तो आज हम इतना कुछ जान रहे हैं, आज हम लोगों को पका पकाया खाना मिल रहा है। तो जो इससे पीछे जितना भी प्रोसीजर हुआ है, जो जानकारी कलेक्ट हुआ है, तो उनका तो कंट्रीब्यूशन को तो जानना जरूरी है ना, तो बस वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन समझेंगे, ठीक है। केपलर ने एक ग्रह गति नियम दिया था, यानी ठीक है, जो प्लानिटरी मोशन जो होता है, प्लानिट कैसे मूव करते नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ उनके थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद है फ्री फॉल, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण कैसे एक्सेलरेशन होता है वो पढ़ेंगे। वेरिएशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सेलरेशन होता है उसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो समझेंगे। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडीज, जो फ्रीली फॉल बॉडीज होता है उससे रिलेटेड आपको कुछ इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। उसके बाद है क्या? मास एंड वेट, ठीक है। मास एंड वेट, यहाँ भी हम लोग एंड लगाए हैं, ठीक है। अब एंड लगाने का क्या मतलब है कि मास और वेट अलग अलग चीज़ों का। थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का एक टाइप होता है थ्रस्ट, वो भी समझेंगे। बुयंसी समझेंगे, ये हल्का फुल्का आपको क्लास 8 में भी समझाए हैं हम, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझेंगे, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत समझेंगे। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी समझेंगे। ये है इस चैप्टर का आपको टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पर आए, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपको? ग्रेविटी। क्या है आपको सबसे पहला टॉपिक? आपको ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। हम लोगों ने क्या एक कहानी देखा है कि एक पेड़ थे, पेड़ के नीचे में क्या बैठे हुए थे? यहाँ पर आपको न्यूटन सर बैठे हुए थे, और यहाँ पर आपको एक पेड़ के, ये तो एप्पल का पेड़ था, और एप्पल का पेड़ यहाँ पे इनके नीचे गिरा। क्या गिरा? यहाँ पर इनका एप्पल का पेड़ गिरा, सॉरी एप्पल गिरा, ठीक है। तो एप्पल जो गिरा ना, तो ये इस तरह का कहानी है, और हम लोग समझते हैं कि यह एप्पल गिरा तो ऐसे न्यूटन जी ने सोचा कि ये उधर उधर क्यों नहीं गिरा, ठीक है। हालांकि कहानी ऐसा था ही नहीं कभी, ठीक है ना, ऐसा कभी कोई घटना घटा ही नहीं है। ये ऐसा घटना है जो कि सबको समझाने के लिए कोशिश किया जाता है। मतलब ऐसा था कि अब ऐसा भी देखिए कि घटना नहीं घटा था, ऐसा था कि वो अपने घर पर ना खिड़की से देख रहे थे, ठीक है। तो वो पेड़ से नीचे जो गिरा है ना, फल फ्रूट जो गिरा नीचे, तो वो देख करके वो सोच रहे थे। तो कहानी ऐसा बनाने के लिए, एक फिगर में दिखाने के लिए ऐसा कहानी को बनाया गया, ठीक है, कि इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगा तो बच्चे को जानने में इच्छुक होगा, जो कि अच्छी तरह है समझाने के लिए। तो वो ना नीचे गिरा, ठीक है। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पर नहीं गिरा होता तो आज हम लोग ग्रेविटी नहीं पढ़ रहे होते, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे होते, बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं। बट आई विल वेट फॉर यू कि इनके लिए, ठीक है, कि बुरा लगता है कि इतना, अगर मान के चले ग्रेविटी अगर हम लोग नहीं जाने होते, अगर ग्रेविटेशन के बारे में नहीं जाने होते, तो क्या आज हम लोग इतना आगे होते टेक्नोलॉजी के मामले में? आज दुनिया चांद पर पहुंच रहा है, आज लोग कहाँ जा रहे हैं? चंद्रयान 3 के बारे में आप देख ही रहे हैं, ठीक है। आज 23 अगस्त है। तो जब आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ जा रहे हैं, इतना कुछ डेवलप्ड हो चुका है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये किसका देन है? कहीं ना कहीं हमारा साइंटिस्ट का ही तो देन है, ठीक है। उनका टेक्नोलॉजी का, उनका दिमाग, उनका क्या IQ लेवल हुआ होगा, ठीक है। तो वो देखे वो, अब चलिए हम उसके बाद आगे चैप्टर में पढ़ें। तो इसमें वो सोच रहे थे कि आखिर वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो इधर क्यों नहीं चला गया, मूव कर गया, वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो इधर क्यों नहीं गया, वो सीधा ही क्यों गिर गया, वो इधर क्यों नहीं गया, तो वो नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है। वो ऐसा सोचे, तो वो जो सोचे ना, तो उसके ऊपर, उसके आधार पर उन्होंने अपना सर्च किया, ठीक है। तो वो आगे हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वो भी समझते हैं, ठीक है। तो जब न्यूटन ने इनके ऊपर खोज किया, तब न्यूटन के आधार पर उन्होंने एक क्या दिया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स। यानी हर एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का,
ये यूनिवर्स लेवल पर बात कर रहे थे, बात सुनिएगा, यूनिवर्स का, नॉट हमारा प्लानट और सोलर सिस्टम, पूरा का पूरा यूनिवर्स का वो बात करते थे, वो हमारे पूरा का पूरा यूनिवर्स का बात करते थे, सिर्फ प्लानट सोलर सिस्टम का बात नहीं। यूनिवर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, विद ए सर्टेन फोर्स, कुछ फोर्स के साथ, आप समझ लीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है हमारे हाथ का जो कलम है वो हमारे हाथ को अट्रैक्ट करता होगा और हमारा हाथ वो कलम को अट्रैक्ट करता होगा, वो उछल के हमारे हाथ में आ जाएगा। उनका लाइन का कहने का अर्थ तो फिलहाल यही लग रहा है, देखने से तो यही लग रहा है, आगे समझेंगे कि क्या कहने का तात्पर्य है इसका, ठीक है। द फोर्स विद द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते ईच अदर इज कॉल्ड, वही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सीधी सी बात है, ग्रेविटेशन को हम लोग क्या समझते हैं ना कि अर्थ एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो कोई भी चीज़ नीचे आपको पुल होता है, एक तरह का पुलिंग फोर्स होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। अर्थ का एक अट्रैक्शन फोर्स जिसको क्या करता है, अपने आप अपने पास पुल करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटी, फिलहाल ग्रेविटी को काट देते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आप ग्रेविटी क्यों काटे हैं वो बाद में समझाएंगे, चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया ना, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ। अब एक ना वो तो यहीं पर नहीं रुके न्यूटन जी, अब यहीं पर न्यूटन सर नहीं रुके, अब वहाँ पर आगे क्या करने लगे ना कि यूनिवर्सल लॉ दिए। क्या किए, यूनिवर्सल लॉ, उसके आधार पर कुछ ऐसे इक्वेशन दिए, उसके आधार पर कुछ आपको मैथमेटिकल फार्मूला दिए जो कि पूरे पूरे यूनिवर्स में वो फॉलो करेगा। ओके, अब क्या है ना कि गिवन बाय न्यूटन आल्सो, न्यूटन के द्वारा दिया गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो ये जो लॉ दिया गया है ना, ठीक है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहलाता है, ठीक है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स, एक फोर्स के तहत क्या होता है, मतलब सीधी सी बात है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, कोई भी बॉडी कुछ फोर्स के साथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से सुनिएगा, ये लाइन को फिर से समझते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का कोई भी आपको ऑब्जेक्ट क्या करता है, एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक फोर्स के साथ, उसका फोर्स के साथ एक रिलेशन दिखा रहा है कि वो क्या होता है, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये जो फोर्स है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का बात है, हम अगर ये देखें, ये आपका एक दो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए हो गया और एक ऑब्जेक्ट बी हो गया, तो इनका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, और इनके बीच मान के चलिए कुछ डिस्टेंस है, उसको हम r भी लिख सकते हैं, बुक में एनसीईआरटी के बुक में d भी लिखा हुआ है। डिस्टेंस को d से हम लोग डिनोट करते हैं ना, लेकिन r भी कहीं कहीं रहता है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। तो r भी होता है और d भी होता है, ठीक है, तो r या d में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो कुछ डिस्टेंस इन दोनों के बीच, यानी कि ये भी कुछ फोर्स के लगा करके इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी एक दूसरे को फोर्स लगा करके अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके लिए एक ना आपको ना एक फॉर्मूला दिया गया, आपको एक रिलेशन दिया गया कि जो फोर्स होता है ना, जो एक दूसरे को लगा रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को जो लगा रहा है और दूसरा बॉडी जो पहले बॉडी को लगा रहा है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, उनका दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन के यानी प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। बात को सुने, समझे में आया? उन दोनों के मास का, उन दोनों के जो मास का जो प्रोडक्ट होगा ना, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उनके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर हम बात करें इनका, तो यहाँ पर हम लोग m1 m2 अगर लिख रहे हैं तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी r का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि r ज़्यादा होगा, सुनिएगा, अगर r ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो फोर्स कम लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा होगा ना पूरा, यानी r का स्क्वायर के, यानी अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। कि देखिए ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको इसका मास ज़्यादा है तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाने का ज़रूरत पड़ता है ना, हाँ या ना? होता है ना कि नहीं होता है? यही बात है। तो मास का क्या, दोनों मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब इसको क्या करते हैं ना, प्रोपोर्शनल को आपको हटाने के लिए, इस इक्वल्स का साइन देने के लिए इक्वल्स का साइन दे सकते हैं, और इसको हम लोग हटा सकते हैं बड़ी जी का लिख करके। क्या कर सकते हैं? बड़ी जी का
यहाँ अच्छा छोटी स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्मॉल यहाँ पर कैपिटल जी का जो बात कर रहे हैं ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, यानी यूनिवर्स में ये जो जी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो यूनिवर्स में कहीं पे भी ये लागू होगा, ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये जी का वैल्यू हर जगह लागू होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, यानी समझ में आया, इक्वल से साइन देंगे तो हमको हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर को बार बार बोल रहे हैं हम लोग कि हम लोग डी से भी डिनोटेड करते हैं, डिस्टेंस होता है ना, तो वही कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, यानी कि यही हो गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 का, यानी दोनों मासेस के प्रोडक्ट का। दूसरा लाइन लिखा हुआ है द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये 1/r स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। बात को समझ रहे हैं, क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो कम अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो वही ना हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का साइन को अगर हम लोग हटा दें, अगर हम इसको हटा दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्रेविटेशन का हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे। द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एनीवेयर इन द यूनिवर्स, वो सिर्फ हमारे प्लानेट और हमारे सोलर सिस्टम पर ही नहीं लागू होता है, कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड, पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये रूल लागू होगा, ठीक है। एंड इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और उसका साइन क्या है, ऐसा यूनिट क्या होता है g, और g को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ग्रेविटेशन को। अच्छा ग्रेविटेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको समझाते हैं। ग्रेविटेशन का अगर ये ग्रेविटेशन समझ में आ गया कि जी क्या होता है, अभी हम आपको यहाँ समझाते हैं। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा आपको, ग्रेविटेशन इंटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ये जो जी है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है। m1 m2 किसी भी ऑब्जेक्ट का बदलता रहेगा, डिस्टेंस किसी का बदलता रहेगा, फोर्स ज़्यादा कम होगा, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशन कभी भी नहीं बदलेगा। ग्रेविटेशन पूरे के पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसका एक वैल्यू भी होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ जी का क्या होगा, तो निकालना बहुत ईजी है। ईजी कैसे है, अगर हम इसका बात करें तो अभी देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको रटना नहीं होता है। देखिए F बराबर क्या है, फोर्स बराबर होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये इधर अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर, और ये m1 इंटू m2 बाय नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा जी, हाँ या ना, बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब जी बचेगा तो अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। F का क्या होता है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और आर मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो गया। और मास का क्या होता है केजी, केजी होता है ना, 2 मास से गुना हो रहा है यानी कि एक और केजी, तो केजी, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी आपको स्क्वायर, ये देखने को मिलेगा। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यही तो होता है ग्रेविटेशन का, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशन का क्या होगा ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट। अब अगर इसका वैल्यू ये तो याद रख लीजिए पूरा का पूरा, अगर आपको अगर बुक में अगर कोई चीज़ याद करने वाला चीज़ है तो यही है कि ये आपको वैल्यू याद रखना होगा, क्योंकि इसी का यूज आएगा पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स में। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ये आपको क्या होता है, ये तो होता है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का क्या होता है आपको ऐसा यूनिट, और ये आपको हो जाता है मैग्नीट्यूड वैल्यू, याद रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ तो कोई डाउट। तो अब सवाल आता है कि अब हम लोग जो ये जो पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम शुरू में बोले थे कि जो न्यूटन सर के डेफिनेशन के अनुसार जो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, कुछ सर्टेन फोर्स के साथ अगर हम बात करें, ठीक है, और इसी को ग्रेविटेशनल हम लोग फोर्स भी कहते हैं, जो अट्रैक्शन होता है जो अर्थ लगाता है, तो उसका अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहने का मतलब है कि ये अर्थ है, ये क्या है अर्थ है, और ये हम हैं, इसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो अर्थ के हम इनका मास अलग है और अर्थ का मास
अलग है, ठीक है। तो अर्थ का मास है तो ये भी कुछ, इनका भी कुछ मास, यानी कि हम लोग जो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे तो अर्थ भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट फोर्स लगाता है ना जी, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि हम ऐसा करें, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है अर्थ, वो इतना ज़्यादा है कि वो हमको तुरंत, मेरा पैर को तुरंत टान लेगा, अगर हम उछलेंगे तुरंत हमको टान लेगा, नीचे पुल कर लेगा, लेकिन खींच लेगा। अगर हम चाहें कि हम भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो अर्थ नहीं हमारे पास क्यों नहीं उछल के आता है, हमारे पास क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पर हम समझाए थे कि आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में समझाए थे कि न्यूटन का आपको था फोर्स बराबर क्या होता है, m × a, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और यहीं पर हम लोग समझाए थे कि फोर्स बाय a, यहाँ पर अगर मास ये आ गया, a को हम इधर ले आएँ, तो यानी क्या होगा कि जिसका मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, सीधी सी बात है। जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कम। अब आप बताइए कि यहाँ पर अर्थ का मास ज़्यादा है या हमारा मास ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा है यहाँ पर, और अर्थ का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन अर्थ का कितना होगा, ना के बराबर होगा, जीरो होगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या हमारे पास अर्थ उछल के आएगा, नहीं। इतना ज़्यादा मास है कि उसका एक्सेलरेशन ही कुछ नहीं कर पाएगा, वो अट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा हमारे पास। लेकिन हमारा मास बहुत ही कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, इतना होगा कि हम जैसे ऊपर उछलेंगे तुरंत जो ट्रैक्शन होगा, उसका जो एक्सेलरेशन आएगा, उसमें जो वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन निकलेगा, उसके तुरंत जल्दी खिंचाव आएगा हमारे शरीर का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, ठीक है, ये एक, चलिए हम एक मान के चलते हैं कि कभी आप स्टोन लेकर के ना, स्टोन को रस्सी में बांध दीजिए, उसको गोल गोल घुमाइए, ऑफकोर्स किए होंगे, ठीक है। तो उसको एक स्टोन को ले लेते हैं और इसको हम गोल 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 इस तरह से घुमाते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग गोल गोल घुमाते हैं। तो जब घुमाते हैं तो क्या हम लोग ऐसे देखते हैं कि वो लोग घूम रहा है, और घूमने के बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम इसको कोई भी डायरेक्शन में छोड़ दिए, मतलब इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पर जब स्टोन पहुँचा तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसके टेंजेंट पता है कि इसी के टेंजेंट में जा करके वो स्टोन फेंका जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब दो चीज़, एक बात बताइए, हमारा हाथ भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है और एक स्टोन भी एक ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना। हाथ भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है और स्टोन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जो न्यूटन सर के नियम के अनुसार ये जो आपको जो स्टोन है वो हमारे पास खिंचा आना चाहिए। अच्छा, एक सर्कल में एक समझ लीजिएगा, सर्कल में एक सेंटर होता है। क्या होता है यहाँ पे, सर्कल में एक सेंटर होता है। अब ये जो गोल गोल घुमा रहे हैं, ये जो स्टोन है और ये जो हमारा हाथ है, जो भी हम अपना हाथ है, ठीक है, ये भी हाथ भी एक ऑब्जेक्ट है और ये एक स्टोन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस हाथ से हम घुमा रहे हैं तो हमको न्यूटन के न्यूटन सर ने जो ये दिया था ग्रेविटेशन का जो आपको डिफिनेशन दिया था, उनके तहत क्या कहा गया था कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन करता है, ठीक है। और उसके तहत वो उसके पास पुल होता है, खिंचाव होता है, तो ये इसके पास आ जाना चाहिए। तो होता है क्या ना कि जब हम लोग इसे छोड़ते हैं तो अगर मान के चले कहीं पे भी अगर हम इसे छोड़ दिए, क्या कर दिए, अगर हम इसे छोड़ दिए तो इसके टेंजेंट वो दूर जाके गिरेगा, है ना। इस सर्कल के अंदर में कभी आएगा, वो नहीं आएगा। या हम इसके यहाँ से अगर जा रहे हैं तो इसके टेंजेंट के लोग, इसके टेंजेंट के लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं जा करके तो गिरेगा, ठीक है। लेकिन वो सर्कल के अंदर में आएगा, वो स्टोन नहीं आएगा। उस वक्त क्या होता है ना कि जब ये पकड़े हुए रहते हैं ना, तो हम कौन सा चीज़ जो कि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो इसके इधर जो सेंटर के तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं, सेंटर के तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब छोड़ देते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगना बंद हो जाता है, तो जो उधर जो सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स ढकेलता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस चीज़ को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो इधर उधर घूम रहा है ना, तो इसको जो हम लोग फोर्स है, तो ये सेंट्रीपिटल, यहाँ पर जो बीच में आपको आएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दिए तो ये हमेशा सेंटर की तरफ बाहर की तरफ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत ये बाहर जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्या करेंगे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और सवाल था, चलिए एक बात बताते हैं आपको। अभी हम बोले थे कि दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो दोनों अट्रैक्ट होते हैं, और उसको क्या अट्रैक्ट होने का मतलब है कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है। ये गाड़ी इधर से, ये गाड़ी इधर है और ये गाड़ी इधर। अगर हम अट्रैक्शन का बात कहें तो ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाना चाहिए, टकरा जाना चाहिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्या करता है, आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे से कोलाइड हो जाना चाहिए, वो आपस में टकरा जाना चाहिए। और टकराने का क्या मतलब होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वो अपने से टकरा जाएगा। तो ये दोनों टकरा जाना चाहिए, लेकिन वो टकराते नहीं है, वो आराम से स्थिर है दोनों के दोनों,
वो नहीं हट रहा है। अब एक बुक है और वो दूसरे बुक को क्या कर देना चाहिए, टकरा जाना चाहिए। एक पेंसिल है, दूसरे डेस्क से वो क्या जाना चाहिए, टकरा जाना चाहिए। कोई भी चीज़ से जाकर उसको टकरा जाना चाहिए। हमारा एक हाथ है और दूसरे हाथ में हमारे पास कलम है, वो कलम अट्रैक्ट होकर के क्या जाना चाहिए, दूसरे हाथ में आ जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता है। चलिए, ये तो हुआ कार्ड का बात। हम थोड़ा बड़ा लेवल पर बात करें तो ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मून। ये दोनों आपस में क्यों नहीं टकरा जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। ये तो मून हो गए। चलिए, ये हो गया सन। ये दोनों ये दोनों आपस में क्यों नहीं कोलाइड हो जाते हैं, हो जाना चाहिए ना। ये दोनों भी तो ऑब्जेक्ट है ना। हम क्या बोले थे कि न्यूटन सर ने क्या दिया था, यूनिवर्सल लेवल पर उन्होंने अपना डिफाइन किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट होकर तो कोलाइड हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो क्यों नहीं होता है, सवाल है ये। इस सवाल का सवाल समझाते हैं क्यों नहीं होता है। जैसे देखिए, होता क्या है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट अवस्था में कब तक होता है, ये समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट अवस्था में रहता है। रेस्ट होने के लिए क्या समझाते हैं कि एक बॉक्स है और एक इधर व्यक्ति है और ये एक इधर व्यक्ति, ये दोनों क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। मतलब पुल एक पुश कर रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। और दोनों का फोर्स क्या है ना, इनका फोर्स, ठीक है, और इनका फोर्स अगर बराबर हो जाए तो क्या ये कहीं हिलेगा, ये रेस्ट अवस्था में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स के वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर होता है, हाँ या ना, ये होता है ना। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी है जब उनके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है। अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो उसके ऊपर वो रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब है पूरा का पूरा यूनिवर्स में अगर कोई चीज़ बैलेंस में है तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, हाँ या ना, यही बात होगा। यानी कि ये जो दो कार्ड है, ये दो कार्ड इसलिए नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि इस कार्ड को आगे वाला हो सकता है कि पेड़ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, वो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये घर होगा, इसका दीवार भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। या कोई भी चीज़ है, यहाँ पर कोई भी वस्तु है या दूसरा कार्ड होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पे सड़क है या कोई भी चीज़ है, उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी कि इसको इतना कुछ अट्रैक्ट करता है ना कि ये बैलेंस्ड में रहते हैं। क्या रहते हैं, बैलेंस्ड में रहते हैं। इसीलिए जो हमारा जो सोलर जो सिस्टम है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही सिर्फ मून इसी को कर रहा है, बाकी सब भी तो हैं, वो भी तो अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, एक अट्रैक्ट होने के वजह से भी इनका एक आपको ऑर्बिट में भी है, तो ऑर्बिट में है ना। अब इसी तरह, अच्छा चलिए, सेंट्रीपिटल वाला फोर्स में भी इसी तरह मैं अगर आपको एग्जांपल दें तो मान लीजिए ये जो अभी हम समझ रहे थे, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं अर्थ। क्या बनाते हैं, अर्थ। और यहाँ पर बना देते हैं हम लोग, क्या बना देते हैं, मून। ये क्या है हमारा, मून। इसी तरह अर्थ और मून का भी वही रिलेशन है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, समझ रहे हैं। इसीलिए इसी तरह आपको ऑर्बिट में घूमता हुआ दिखेगा। चलिए, अगर अभी हम समझाए थे कि दो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आपको आपस में कोलाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनको बाकी चीज़ तो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो भी तो फोर्स लगा रहे होते हैं ना, वो भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिस वजह से वो बैलेंस रहते हैं। चलिए हम इमेजिन करके देखें, इमेजिन करें कि पूरे के पूरे इस यूनिवर्स में कोई चीज़ नहीं है, दो कार है ओनली, पूरे का पूरा अर्थ या कोई भी चीज़ है ही नहीं, दो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पूरा का पूरा सिर्फ ओनली दो कार हैं। तो दो कार रहेंगे ना, और अगर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो ये दोनों कार कोलाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, दो कलम है या एक कलम या बुक है, ठीक है, और पूरा का पूरा यूनिवर्स में उन दोनों चीज़ के अलावा कुछ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, वो जो बुक होगा और वो जो कलम होगा वो आपस में अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले आप एक सवाल को पहले समझिएगा। कुछ सवाल, ये सवाल कुछ ऐसे सवाल हैं जो एनसीईआरटी से अलग है, कुछ एनसीईआरटी वाले सवाल हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो जोड़ी लगा है वही हम सवाल लिए हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड आर अर्थ ऑन द बॉल ऑफ 1 kg मास, ठीक है, एक सेकेंड, लाइंग ऑन द ग्राउंड, मास दिया हुआ। अच्छा, ये सवाल है कि कैलकुलेट करना है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स बताना है जो कि अर्थ पर जो बॉल के द्वारा जो आपको लग रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है, जो अर्थ के द्वारा जो लग रहा है ना, ठीक है, जो आपको जो ग्रेविटेशन जो फोर्स लग रहा है वो हमको बताना है। किसके थ्रू, किसके मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए लेकर के, वो बॉल का बात किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, ये है आपका अर्थ, इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, ये आपका बॉल रखा हुआ है, इसका मास क्या दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका बोल रहा है क्या कि आपको फोर्स इसका फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सीधी सी बात है, फोर्स बराबर होता है आपको, एक सेकेंड, फोर्स बराबर होता है
ग्रेविटेशन मास 1 इंटू मास 2 बाय, यही ना होता है, हाँ या ना, होता है ना। तो चलिए हम लोग सबको पुट करते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है, ग्रेविटेशन का हम क्या बताया था आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, तो उसका वैल्यू हर जगह पूरा यूनिवर्स में सेम रहता है। तो उसको क्या बताए थे कि 6.67, आपको पता है ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी आपको स्क्वायर, ठीक है, आपको बताए थे आपको। क्लियर यहाँ तक। तो आपको क्या समझा, 6.67 इंटू 10⁻11। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ग्रेविटेशन का आप यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिए, जी का मास बोले थे तो 1 kg, मास क्या हो गया था 1 kg। अब दोनों का मास बताना है, दोनों का मास, तो आपको मास अब क्या होगा, 1 मिनट, दोनों का आपको यहाँ पर आपको एक का 1 kg बताया गया था, और आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है, अर्थ का मास दिया हुआ है। अर्थ का मास क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg। क्या है, आपको जो चीज़ आपको सवाल में आपको ना ऐसा कोई चीज़ दिया नहीं रहेगा जो आपको नहीं बनेगा, ठीक है, आपको हमेशा ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो 6 इंटू 10⁻24 kg, कोई डाउट, ये आपका अर्थ का मास है, ठीक है। तो आप ये दूसरा मास आपको दे दिया, यानी m1 आपको दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, और g भी आपको दिया हुआ है। अब बचा r, अब डिस्टेंस बोलिएगा सर यहाँ तो डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, अर्थ और बॉल के बीच में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं है, तो r कुछ होगा यहाँ पे, नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर देखा जाए तो r तो 0 हो जाना चाहिए, डिस्टेंस तो 0 हो जाना चाहिए, हाँ या ना, नहीं। बोले क्यों, क्योंकि हम ये फिगर ही गलत बनाए हैं। बच्चों को लगता है कि अर्थ के ऊपर बॉल रखा हुआ है तो कोई तो डिस्टेंस होगा ही नहीं, ऐसा होता है अर्थ, यहाँ होता है उसका सेंटर, अब इसके ऊपर में रखा हुआ है यहाँ पे बॉल, ठीक है। अब ये तो हमारा जो फोर्स लगता है ना, वो सेंटर से लगता है फोर्स, कहाँ से लगता है, वो सेंटर से लगता है फोर्स, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ना, आपको रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक लगेगा, वही तो हो गया डिस्टेंस, ये सुन नो, समझ में आया, यही तो आपका डिस्टेंस है, यही तो आपका डिस्टेंस है, यानी सेंटर लगाता है आपको एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो लगाता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो कौन लगाता है, अर्थ का सेंटर लगाता है। क्लियर। तो ये डिस्टेंस है, और वो तो रेडियस ही होता है, तो रेडियस आपको दे दिया गया 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। इसीलिए रेडियस का यहाँ पे लिखा हुआ है, आर का स्क्वायर बोले थे ना, आर का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया हुआ है ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 9.8 न्यूटन आएगा। फोर्स का न्यूटन होता है ना, फोर्स का क्या होता है आपको ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो यहाँ पर 9.8 न्यूटन होता है। हालांकि इसको बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं, वो बाद में समझाएंगे आपको, कुछ सवाल में आपको 10 लेने के लिए कहा जाएगा। ये सवाल समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब दूसरा सवाल है, 2 पार्टिकल्स A एंड B ऑफ द मास m1 एंड m2, एक मिनट, m1 और m2 आर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन सम डिस्टेंस इफ द मासेस ऑफ ईच ऑफ द 2 पार्टिकल्स इज डबल्ड। ठीक है, मासेस को क्या कर दिया जाएगा, दोनों पार्टिकल्स के जो मासेस हैं उसको अगर डबल कर दिया जाए, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, अगर डिस्टेंस को चेंज नहीं करें, ध्यान दीजिएगा सवाल पर, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बिटवीन देम विल बी, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा, सीधी सी बात है, कहा जा रहा है 2 पार्टिकल से ए एंड बी, वही वाला सवाल है जैसे हम इधर बताए थे, ये ए और बी है ना, ए और बी। अब इसी का अगर हम बात करें, ए और बी ये दोनों आपको पार्टिकल्स है, और इसका मास m1 और m2 इन दोनों का मास है, और इनके बीच एक डिस्टेंस है। लेकिन कहा जा रहा है कि इनका मास को डबल कर दिया जाए, इनका मास को डबल कर दिया जाए, इन दोनों के मास को डबल कर दिया जाए, बाकी सब चीज़ सेम रहे, यानी कि डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो, तब क्या होगा, यहाँ जो फोर्स क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले बिना चेंज किया हुआ का फोर्स निकालते हैं, F1 लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये होगा, है या ना, यही ना होता है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको क्या होता है, आपको G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन दूसरा कंडीशन में अगर हम लोग निकालें F2, जब इनको डबल कर दिया जाए, यानी कि G 2 इंटू m, क्या कर दें, 2 इंटू m1 और आपको 2 इंटू m2, यानी कि डबल कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और इसको लिख सकते हैं G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना। और ये गौर से देखिए, इतना दूर, एक सेकेंड, अगर आप इसे गौर से देखिए तो इतना दूर जो है ये F1 के बराबर है, हाँ या ना, ये F1 के बराबर है ना, नॉर्मल फोर्स जो लगता है उसके बराबर होता है ना, जो बिना डबल किए। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना,
इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4F1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। यानी कि जो आपका फोर्स होगा ना डबल करने के बाद, वो नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स के 4 गुना के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, उनका 4 गुना के बराबर होगा। यहाँ तो कोई डाउट, यही था आपका ये सवाल। क्लियर यहाँ तक, ये सवाल समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये है सवाल का आंसर। क्लियर। अब एक दूसरा सवाल है कि द मास ऑफ सन, अब सन का मास दे दिया है 2 × 10⁻30 kg एंड द मास ऑफ अर्थ वही 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, लगभग आपका मास ऑफ द अर्थ आपको यही लिखा रहेगा 6 × 10⁻24 kg, आपको ये बदलाव नहीं मिलेगा। इफ़ द अगर हम बात करें दोनों का एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, तो कैलकुलेट द फोर्स, जो फोर्स बताना है, जो उन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो बताना है। ठीक है, यानी ये है सन और ये है अर्थ। ये क्या है, ये है सन, ये है अर्थ। अब इन दोनों का आपको क्या दिया हुआ है, दोनों का मास भी बता दिया है। ये आपका सन का मास हो गया, ये आपका अर्थ का मास हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बता दिया। यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो फॉर्मूला पर हमको पुट कर देना है। मास 1 हम लोग ले लिए 2 × 10⁻30 kg, यानी कि सन का हो गया। ठीक है, और ये आपको मास 2 हो गया इसका। ठीक है, 6 × 10⁻24। बोलेगा सर ये ज़्यादा कैसे दिखा दिया, गौर से देखिएगा, ये 10⁻30 है और ये 10⁻24 है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, तो किलोमीटर में है तो हमको यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग मीटर में निकालेंगे। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर, हम बोले थे ना आर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मीटर होता है, तो मीटर में करेंगे ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 10⁻11 लिखे हैं, किलोमीटर से चेंज किए हैं। कोई डाउट। और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेविटेशन का, तो हमेशा याद रखना है कि 6.67 × 10⁻11, बस हम लोग को पुट कर देना है। 2 × 10⁻30 किसका हो गया, सन का मास, फिर ये मास 2 हो गया किस चीज़ का, आपको हो गया ये अर्थ का मास, और ये हो गया जी का वैल्यू हो गया। और नीचे में R1 को हम लोग R का स्क्वायर लिखते हैं, तो एक R इधर और एक R इधर। क्लियर यहाँ तक। जब इन दोनों को इस सब को कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सॉल्व किए भी अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर शॉर्टकट करके भी अगर आप इसको लिख दीजिएगा तो नंबर कभी नहीं कटेगा। ओके, इतना नहीं किया जाता, ये सब बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं, तो डायरेक्ट भी अगर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं तो बहुत ईजी है। हालांकि ईजी है, आपको बताते हैं कैसे ईजी है। 10 वाला जितना भी है ना, माइनस का 11, 24 और 30, इनको एक साथ लिख करके सबको जोड़ लीजिए। जैसे कि 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54, और 54 में से 11 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, 54 में से 10 चला जाएगा, आपको हो जाएगा 44, और 44 में से 1 गया तो 43, यानी 10 के ऊपर आपको कितना हो गया, 43। बाकी सब नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 6.67, 6 और 2, 6 2 जाएगा 12, और 12 को 6.67 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को, ओनली 12 को 6.67 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और नीचे में कितना आपको है, 10 का यहाँ पर 11 है, 10 11, यानी कि टोटल आपको हो जाएगा 10 के ऊपर 22। अब 22 है और यहाँ पर आपको 43 है। जब आपको कैंसिल कीजिएगा तो आपको लगभग आपको 22 के लगभग आपको मिलेगा। बोलेगा सर नहीं 22 कैसे मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इन दोनों को 1.5 इन सबको जब गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको 10 का 1 2 वैल्यू ऊपर नीचे मिलेगा। उसके बाद आपको आ जाएगा नीचे में 10⁻22 न्यूटन। कोई डाउट। क्लियर। 1.5 × 1.5 क्या हो जाएगा, 2.25 आएगा। क्लियर। 15 का स्क्वायर आप पता है ना, बस। तो ज़्यादा आपको पेचीदा नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत ही ईजिली आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए और भी 1 2 आपको न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा तो सही रहेगा। जैसे एक सवाल है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज F, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिया हुआ है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में वो F है। अगर उनके मासेस को क्या कर दिया जाए, बोथ ऑब्जेक्ट्स को हाफ कर दिया जाए विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस को चेंज नहीं किया जा रहा है, मास को क्या किया जा रहा है, हाफ किया जा रहा है बिटवीन देम, तो देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो वही सवाल है। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस बार इसका आपको क्या करना है, मास का हाफ करना है, इसका भी मास का क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, और डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। तो पहले जो हम लोग नॉर्मल निकालते हैं F1 हम लोग लिख लेंगे कि F1 क्या होता है, G m1 m2 बाय आपको r², यही ना होता है ना। लेकिन हाफ करने के बाद क्या होगा, निकालते हैं F2, यानी कि दूसरा फोर्स क्या होगा जब हम लोग हाफ करेंगे तो G m2 m1/2
m2/2/r²। दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे g m1 इंटू m2 बाय आ जाएगा 4 बाय आ जाएगा r²। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F2 m1 इंटू m2, ठीक है। और एक सेकेंड, बाय आपको r², यहाँ पर आपको 4r² आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर। अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर g m1 इंटू m2 बाय r² क्या है, ये तो F1 के बराबर होता है, नॉर्मल फोर्स के बराबर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हाँ या ना, यही ना होता है। तो उसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F2 जो है वो F1 के क्या है 1/4 के बराबर है, ठीक है। F1 का 1/4 के बराबर है फोर्स 2। क्लियर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा बोलिए आपको, तो क्या हो जाएगा, जो न्यू फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले फोर्स का 1/4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट। चलिए ये सवाल क्लियर हो गया। अब एक और सवाल देखते हैं कि लिखा हुआ इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जिसका वेट है 15 kg और दूसरा है 40 kg, यानी m1 और m2 आपको दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। और आपको दिया हुआ है कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो वेट है जो इतना दिया हुआ है उसका ग्रेविटेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 150 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है। आप बोलेगा सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो नॉर्मल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब F होगा, समझ रहे हैं ना। तो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का बात कर रहा है, ठीक है। ये मत समझ लीजिएगा कि सर हमेशा तो F तो एक ही सेम ही होगा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर F सबका अलग होता है, सबका अलग होता है, ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट का तो मास अलग है, दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग है, तो ऑफकोर्स उसका आपको फोर्स अलग निकलेगा, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इस बार डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे, इजी है। हम लोग को क्या करेंगे, हमको पता है कि ये होता है आपको फोर्स का फॉर्मूला, यही ना होता है। तुमको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बनाने के लिए ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यही ना होगा, है ना। यानी हो जाएगा r आपको डिस्टेंस बताना है ना, तो r² बराबर क्या हो जाएगा आपको g m1 इंटू m2 बाय आपको क्या आ जाएगा, बाय आपको हो जाएगा यहाँ पर F, यही ना होगा सवाल, यही ना आपको फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला पर पुट कर देना है। तो हमको जो आपको सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, जी का वैल्यू क्या होता है 6 आपको ये तो हमेशा कैपिटल जी का हमेशा फॉर्मूला हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा भूलिएगा नहीं, न्यूमेरिकल्स में यही हमेशा पुट होगा। और एक का मास क्या था 20 और एक का मास क्या था 40, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे 150 इंटू 10⁻⁻10 से, यानी कि ये फोर्स है। अब ये बोले ना नीचे में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या क्या आएगा, यहाँ पर करने पर आएगा 2.668, और जो 668 है ना उसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.7, और ये r² है तो स्क्वायर इधर जाकर के रूट लगेगा, है ना, लगेगा ना, और ये हो जाएगा आपको डिस्टेंस। क्लियर। अब जरूरी नहीं है इसको आगे सॉल्व करके दिखाने का, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पॉइंट में और आ जाएगा आंसर, तो आप इतना ही दूर दिखा करके भी आप आपका बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब आपका आता है कैपलर्स लॉ। क्या होता है कैपलर्स लॉ। उससे पहले एक ना हम ना जो इनके पीछे जो साइंटिस्ट लोगों ने जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, उनको समझते हैं। एक थे टॉलमी, क्या थे बोलिए, एक थे टॉलमी। टॉलमी ने दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। सबसे पहले टॉलमी ने कब दिया था 140 AD में, समझ रहे हैं, कब, लगभग अभी से लेकर के 1900 साल पहले के बात किया जा रहा है। 1900 साल, 2000 साल से कुछ हम लोग आगे आ गया ना, 2023 हो गया ना। अब ये देख लीजिए आपको 140 जीरो से जो 140 का बात किया जा रहा है, 0 से 140 बाद नॉट पहले, AD एनो डोमिनी बाद होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो 140 AD में आपको दिया गया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या मतलब जियोसेंट्रिक थ्योरी, उन्होंने टॉलमी ने कहा था कि जियोसेंट्रिक थ्योरी का कहने का मतलब जो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ ही सेंटर में है। क्या कहा था उन्होंने, टॉलमी ने क्या कहा था, हमारा अर्थ ही सेंटर में है, बाकी सब अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ को दिखाया जा रहा है, एक मिनट, ये अर्थ को दिखा रहा है, ठीक है। और ये अर्थ के बाद आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा मून, उसके बाद ये मरकरी है, एक सेकेंड,
ये आपका ये जो आपको दिख रहा है ये मरकरी है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद सन लिखा हुआ है, उसके बाद मार्स लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये वाला जो आपको जो दिया हुआ है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये टॉलमी के द्वारा दिया गया था। देख लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में अगर दिखाएं तो आपको ये क्या, अर्थ यहाँ पर है, अर्थ के जो राउंड लगा रहा है कौन लगा रहा है? मून, और उसके राउंड में क्या है? उसके बाद मरकरी दिखा रहा है, उसके बाद दिखा रहा है आपको वेनस, उसके बाद दिखा रहा है सन, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, और जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद स्टार्स है, स्टार्स। ऐसा उन्होंने किया था गणना। हालांकि ये तो गलत है, तो हम भी जान रहे हैं कि ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन उनका तो एक योगदान था ना, उनसे पहले तो ऐसा इस तरह का कुछ सोचते भी नहीं थे, ठीक है, ऐसा तो कुछ सोचते भी नहीं थे कि ऊपर में क्या चल रहा है। सपोज डेट अब मान के चलिए अभी तो हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है, क्या तभी उतना टेक्नोलॉजी था? टेलीस्कोप है, आज हम सैटेलाइट लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग इतना कुछ पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या तभी उतना कुछ था? नहीं ना था। उस वक्त 140 AD में गणना करना, भले जो भी है सही गलत जो भी हुआ, जो भी गणना की है उनका आधार पर तो ये तो कहा जाएगा ना कि हाँ दिमाग IQ लेवल क्या रहा होगा, ठीक है, बिना कोई चीज़ का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसके बाद आए थे निकोलस कोपरनिकस, यानी 140 AD से लेकर के अभी तक सब यही मान रहे थे अर्थ ही सेंटर में है, लेकिन इन्होंने आया 1543, यानी कि लगभग 1400 सालों तक यही माना गया कि ऐसा चल रहा है। तो 1543 में उन्होंने क्या दिया? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अच्छा, जियोसेंट्रिक का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और सेंट्रिक मतलब सेंटर में, और उसी तरह हीलियो का मतलब होता है सन, और सेंटर का मतलब जो सेंटर में, ठीक है। तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है कि सन क्या है आपको बीच में है, यहाँ पे देख लीजिए सन आपको दिखा रहा है बीच में, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पर आपको अर्थ मिलेगा, अर्थ के बीच में यहाँ पे मून दिखेगा। तो ये जो दिखाया था ये एकदम ये सही दिखाया गया, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने सही दिया था, ठीक है। फिर बाद में एक आते हैं टाइको ब्राहे आते हैं, वो 1588 में, ये 1543 है, उसके बाद 1588 में। हालांकि किसी के पास कोई प्रूफ तो था नहीं, एक तरह का उन्होंने कुछ सर्च, कुछ दिमाग लगा करके कुछ रिसर्च, कुछ हाइपोथेसिस, इन लोगों की वजह से, इनके मदद से उन्होंने ये प्रूफ किया था, ठीक है। तो कोई खास प्रूफ नहीं था जिसकी वजह से ये माना जा सकता था, तो इसीलिए टाइको ब्राहे आए बोलते हैं ये सब में तुम क्या फंसे वो, एक टाइकोनिक सिस्टम दिए। टाइकोनिक सिस्टम में क्या कहते हैं? टाइकोनिक सिस्टम में क्या कहते हैं कि कहते कि मून ही सेंटर में है। क्या बोल दिए वो? कि मून ही सेंटर में है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, मून ही सेंटर में है, यहाँ पे मून ही सेंटर में है, और उसी के चारों ओर ऐसे ऐसे सबको प्लैनेट वाला सिस्टम है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये फिर गलत हुआ। उसके बाद आए गैलीलियो, तो कुछ सालों के बाद, ठीक है, लगभग आपको 20 सालों के बाद आपको देखने को मिला गैलीलियो ने क्या किया। गैलीलियो ने क्या दिया आपको? वही निकोलस कोपरनिकस के जो दिया, तो निकोलस कोपरनिकस का तो सही था ना, उन्हीं को ये पूरी तरीके से सही किया। अब वो अपना बनाया हुआ हाथ से बनाए थे वो अपना जो टेलीस्कोप, उसके मदद से वो प्रूफ के साथ आए, और वो जो प्रूफ के साथ आए तो उन्होंने बोला कि हाँ सन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ही दी है और इनका ही माना जाता है। जबकि देखिए सब उनसे पहले ही आ चुके थे निकोलस कोपरनिकस, उसका ज़्यादा नहीं दिया जाता है वैल्यू, दिया जाता है गैलीलियो का, क्योंकि इनका प्रूफ था इनके पास। जबकि निकोलस कोपरनिकस ने दिया था लेकिन उनका बिना प्रूफ का था, तो उनको हटा दिया गया, ठीक है, हटा क्या दिया गया, माना तो उन्हीं को ही जाता है, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अब एक केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये समझते हैं कि केपलर्स ने क्या, अच्छा सब लोगों ने क्या कर दिया, सब लोगों ने साइंटिस्ट ने, सब लोगों ने तो ये तो बता दिया कि कैसा हमारा सोलर सिस्टम है, क्या है, नहीं है, ठीक है, लेकिन केपलर्स ने क्या किया था, ये प्लानिट का मोशन के बारे में बताए थे। प्लानिट कैसे मोशन में है, क्या क्या उनका गति का नियम है, कैसा कौन सा साइज है, किस तरह से करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 3 लॉ दिए जो कि गवर्न करते हैं मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, यानी जो प्लैनेट के जो मोशन है उनको जो सन के अराउंड द सन, उनको बताएं कि उन्हीं को नाम पड़ा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या बोला गया, नाम दिया गया केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब सबसे पहले आता है कि केपलर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है ना, सबसे पहले तो यही बोला जाता है कि अर्थ जो है या कोई भी प्लैनेट जो है वो सन का कैसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो उनका आपको एक तरह का आपको शेप बताया जा रहा था, तो वो जो ऑर्बिट का जो शेप बताने का जो पहला जो मोशन आता है कि ऑर्बिट का शेप कैसा है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था। तो प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फोकाई, यहाँ लिखा हुआ है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ये सब समझते हैं। इनको समझने से पहले हम लोग समझते हैं सन और एलिप्स क्या होता है। इलिप्स बोले हैं, इक्लिप्स नहीं बोले हैं। इलिप्स और एक्लिप्स में अंतर होता है, ठीक है। ये है हमारा एक क्या बोलते हैं इसे, सर्कल ही होता है ना, ठीक है। तो और ये आपका होता है एक ओवल,
ये ना होता है आपका एक ओवल। ओवल तो हम लोग समझते हैं। अब हम लोग बड़े क्लास में आ गया तो ओवल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलिप्स। क्या बोलेंगे? एलिप्स। तो अच्छा एक चीज़ समझते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट। ये है सेंटर, ये सर्कल। तो सर्कल वाला में क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्कल। और सर्कल में क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि सन, अच्छा पीछे जितना भी चारों का चारों देखें, चाहे वो गैलीलियो हो जाए, चाहे वो आपको कोपरनिकस हो जाए, या टाइको ब्राहे हो जाए, या टॉलमी हो जाए, उन सभी लोगों ने क्या दिखाया था, आप उनके फिगर में देखे थे कि फिगर में सबको सर्कल, गोल गोल सर्कल में दिखा रहा था ना। लेकिन एक्चुअल में आज जब केपलर बोले कोई सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है कि सन, हम लोग सबको ऐसा समझ रहे थे सर्कल में क्या होता है ना, सबका आपको रेडियस बराबर होता है, उसमें एक सेंटर होता है। लेकिन इलिप्स में क्या होता है, इनके बीच में दो आपको सेंटर मिलेंगे। इलिप्स में क्या मिलेंगे आपको? दो सेंटर मिलेंगे। आप बोलेंगे सर दो सेंटर कैसे है, तो बताते हैं कैसे होता है दो सेंटर। ये आपको एक सर्कल है यहाँ, या ना, ये आपको दूसरा सर्कल है। अगर इन दोनों को फ्यूज कर दें, मतलब मिला दें, तो दो सर्कल अगर एक आपस में मिलेगा तो कैसा फिगर बनाएगा? कुछ ऐसा फिगर बनेगा, हाँ या ना? बनेगा ना, है ना। तो उसका तो एक सेंटर ये था और इसका एक सेंटर ये था ना। इसी को अच्छा, एक सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकाई। फोकस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? फोकाई होता है। उसी तरह ये एक फोकस हो जाएगा और ये एक फोकस हो जाएगा, यानी कि दोनों फोकस, यानी एक हो जाएगा फोकस ये और एक फोकस ये। तो उसी में से अब क्या है ना कि ये हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, तो दोनों फोकस में से कहीं हमारा एक सन हो सकता है, यानी कि इस पर अगर सन है, ठीक है, तो क्या होगा, आप ही दिमाग लगाइए, ये है हमारा प्लानिट अर्थ। तो ये जो अगर आपको जो मूव कर रहा है इस तरह से दिख रहा है आपको, ये जो मूव कर रहा है आपको इस तरह से आपको देखिए मूव करता है, ये है आपका ऑर्बिटल, आपको रास्ता। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर? फोकाई भी समझ गए, एलिप्टिकल ऑर्बिट भी समझ गए। अब चलिए, अब आपको जो फोटो लगाए हैं आप वो फोटो से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पेरीहिलियन और आप एपीहिलियन के बारे में भी समझाते हैं। पेरीहिलियन का मतलब होता है कि जब आपको अर्थ आपको जब सबसे नज़दीक में हो, यानी अर्थ जब आपके सबसे नज़दीक में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीहिलियन। यानी कि 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को हमारा अर्थ क्या होता है? सन के पास होता है। पेरीहिलियन कब होता है हमारा? 3 जनवरी में। 3 जनवरी को क्या होता है? पेरीहिलियन होता है। 3 जनवरी को क्या होगा? पेरीहिलियन होता है। अर्थ जो होता है ना, सन के बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। और एपीहिलियन क्या होता है? सन से बहुत दूर होता है, ठीक है, सन से बहुत दूर होता है, जिसको जो होता है 4 जुलाई को। क्या होता है? 4 जुलाई को होता है। क्लियर? अच्छा, एक फोकस ये हो गया और एक फोकस ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर ही सन रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये प्लानेट है, समझ में आया। तो ऑल प्लानेट्स जो मूव करते हैं सन के अराउंड, वो क्या होते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। यही आपका केपलर का फर्स्ट लॉ कहा गया था। कोई डाउट? केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि जो ऑर्बिट होता है, जो सन के अराउंड जो ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में जो प्लानेट चक्कर लगा रहे होते हैं, वो कैसा होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम उनका बात करें, सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या है, तो ईच प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड जो होता है, इन सच ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लानेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ए प्लानेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड द मूव्स स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन, ठीक है। चलिए, इनको समझाने से पहले हम एक काम करते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। ये है हमारा सन, ठीक है, ये हो गया हमारा सन, ठीक है। और ये है ब्लू करके बनाते हैं अर्थ को। चलिए, अभी अर्थ को नहीं बनाते हैं। अभी मान के चलिए अर्थ यहाँ पर है। कहाँ है? अर्थ यहाँ पर है। अर्थ से लेकर के इसका दूरी क्या है? यहाँ पर है ना। चलिए, कुछ टाइम में, कुछ इंटरवल टाइम में मान के चलिए हम ऐसा करते हैं कि 10 सेकेंड में क्या करता है? 10 सेकेंड में, और इसका मान के चलिए 10 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। तो अब इसका दूरी, इसका यहाँ से ये रेडियस ये है ना, है ना, इतना दूर। यानी कि 10 सेकेंड में मान के चलिए कुछ गति भी है, इसका एक कांस्टेंट अगर आपको मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है। क्या मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट है। और टाइम इंटरवल भी आपका यहाँ पर वही है कि 10 सेकेंड ये टाइम इंटरवल, कि 10 सेकेंड में वो इतना दूर गया, यानी कि वो इतना एरिया, इतना दूरी तय किया। ये जो एरिया यहाँ से हम लोग ले रहे थे, वो इतना दूर का एरिया क्या किया? कवर किया। यहाँ तो कोई डाउट?
अब ये क्या होगा, ये इधर चलते जाएगा चलेगा, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा कि नहीं आएगा, ये यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा ना। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे अब वो आया ना, ठीक है, आएगा। फिर यहाँ भी आएगा, एक सेकेंड, अब ये यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी तो कुछ आपको एरिया कवर किया, इतना दूर से इतना दूर एरिया। तो कहा जा रहा है, सवाल आपको ये कह रहा है कि अगर हम आपसे पूछें क्या ये एरिया जो आपको इधर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ए वाला और एक बी वाला, क्या ये दोनों एरिया बराबर होंगे? यस और नो? अगर हम कहें बराबर हो तो, अगर हम कहें बराबर हो तो, अगर आपको लगता है नहीं है, सभी बच्चों को लगेगा कि नहीं, या तो ये ए वाला लगेगा, सब बच्चों को लगेगा कि ये ए वाला सर ज़्यादा लग रहा है और बी वाला कम लग रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि बी वाला ज़्यादा लग रहा है और ए वाला कम लग रहा है। कन्फ्यूज़न है, हाँ हो सकता है, लेकिन बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि इस सवाल जब अगर जो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो कहिएगा सर टाइम आपका 10 सेकेंड का टाइमिंग है और 5 मीटर पर सेकेंड का टाइमिंग है, तो कहाँ से सर आपको बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर स्पीड का बात करें, अगर कांस्टेंट स्पीड का बात करेंगे ना, तब तो कभी बराबर नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड में बराबर नहीं होगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि 5 मीटर सेकंड में जो आपको 10 सेकंड में जहाँ तक चल जाए, तब तो यहाँ और यहाँ वाला तो सेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि स्पीड के साथ अगर हम छेड़छाड़ कर दें, स्पीड के साथ अगर हम छेड़छाड़ कर दें, कांस्टेंट ना रहे, तब क्या बराबर बना सकते हैं कि हाँ एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ मान के चलिए रेड कलर का, एरिया ऑफ रेड कलर का और एरिया ऑफ ब्लू कलर का बराबर कर सकते हैं जब स्पीड के साथ छेड़छाड़ करें तो? अगर हम स्पीड में अगर घटा दें या बढ़ा दें, तब क्या बराबर हो सकता है? मान के चलिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ स्पीड इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा दूर तक कवर कर लिया, यहाँ तक कर लिया, तब बोलेंगे कि बराबर हो जाएगा तब इतना दूर में, है ना? ऑफ कोर्स हो जाएगा। आप बोलेगा सर कैसे, तो मुझे समझाते हैं। होता क्या है कि जो चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट दूर है, अभी हम जस्ट समझाए थे ना कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना? तो जहाँ पर ज़्यादा आप अब देखिएगा कि आपको ये है क्या ना कि फोर्स बराबर क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपको मास, हाँ ना? बोले ना। अब एक चीज़ को देखिए कि जिसका ज़्यादा मास होगा, जिसका ज़्यादा, आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ये है कि ये जो आपको दूर है, अगर आपका दूर है, एक मिनट, ये वाला लॉ से नहीं होगा, ये वाला लॉ से होगा, एक सेकेंड, लॉ लगेगा आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें, ऊपर वाला को हम लोग क्या कर दें, इरेज कर दें, ठीक है। अगर हम ऊपर वाला को अगर हम इरेज कर दें, ठीक है, ऊपर वाले को अगर हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो नीचे में क्या बचता है, इतना बताइए, सिर्फ बचा आर और इधर एफ, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमको दिख रहा है, हाँ या ना? यानी आर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम, अगर आर कम होगा यानी डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगे, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम, ठीक है। यानी कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए गौर से, अभी प्लानेट कहाँ है, यहाँ पे प्लानेट दूर है, डिस्टेंस कम है, फोर्स यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा ना। अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया ना कि डिस्टेंस का क्या होता है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो फोर्स होगा तो यहाँ धीरे धीरे फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहीं तक कवर करेगा। लेकिन जब इनके बीच देखेगा कि यहाँ पर हमको जो दिख रहा है कि यहाँ पे नज़दीक दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे नज़दीक दिख रहा है, और इसी नज़दीक दिखने के वजह से यहाँ पर जो हमको जो दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पर जो हमको दिख रहा है, तो ये इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा ज़्यादा लगेगा, क्यों, डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है तो वो थोड़ा स्पीड में इधर आएगा, क्या होगा, थोड़ा स्पीड में इधर भागेगा, और स्पीड में भागेगा तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा कवर कर लेगा, और एरिया ज़्यादा कवर कर लेगा यानी कि जितना एरिया ये किया था ना उतना ही एरिया ये करेगा, यानी कि ये एरिया भी बराबर होगा। उसी तरह अगर हम बात करें तो ये एरिया भी बराबर होगा, उसी तरह अगर हम बात करें तो ये एरिया भी बराबर होगा, तो ये सब एरिया क्या है, सब बराबर हैं। क्लियर? अब बोलेंगे मैं यहाँ पर आपको जो होगा ना, जिस तरह से आपको ये जो फिगर दिखा रहा है, ये दिख रहा है, एक मंथ में इतना दूरी जो तय किया और वही एक मंथ में इतना दूरी तय किया है, ये A1 और A2 एरिया बराबर है, कोई डाउट?
ठीक है। तो आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आया केपलर का क्या कह रहा था। केपलर का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कह रहा है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, जो लाइन जॉइनिंग कर रहा है सन, वो स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज कवर करता है इक्वल इंटरवल टाइम। जैसे कि अगर 10 सेकेंड में जो आपको 10 सेकेंड में जो एरिया जो आपको कवर कर रहा है, वही 10 सेकेंड में जो आपको सन के नज़दीक में होगा, ठीक है, वो भी आपको बराबर होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि नज़दीक आने के बाद क्या होता है, फोर्स हमको क्या होता है, स्पीड ज़्यादा काम करता है। चलिए इसको हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। बोलेगा सर डेली लाइफ में कैसे? मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट कुछ इस तरह का होता है, मैग्नेट होता है ना, और हम एक हम क्या कर देते हैं ना, आयरन का हम लोग एक छड़ ले लेते हैं, रोड ले लेते हैं। यहाँ पर दूर है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लग रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लग रहा है, लेकिन वही हम उसको थोड़ा सा धीरे धीरे नज़दीक घसका दें, यहाँ पर हम लेकर के आ जाए, पास लेके आ जाए, नज़दीक लेके आएँ, तो देखिएगा फोर्स ज़्यादा लगाएगा और तुरंत फटाक से खींच लेगा उसको। खींच लेगा ना, वो क्यों खींचता है? इसलिए खींच लेता है कि वहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज़्यादा लगा, और उसका हमको दिखता है, हमको उसका इफेक्ट दिखता है कि वो रड क्या करता है, चिपक जाता है मैग्नेट से जा करके। क्लियर? तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लग पाएगा। डाउट क्लियर? अब चलिए, अब आता है कि यहाँ पर तो आपको डिस्टेंस का और आपका फोर्स का तो आपको दिख गया रिलेशन, लेकिन टाइम का रिलेशन अभी भी आपको नहीं दिखा। तो थर्ड लॉज ऑफ मोशन में हमको टाइम का रिलेशन दिखता है। क्या चीज़ दिखता है हमको? टाइम का। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस का, कोई भी प्लानट का जो डिस्टेंस का होगा, क्यूब द सन से लेकर के जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द टाइम। फिर से सुनिएगा कि क्या कह रहा है, हम अगर बनाएं, ये है सन और ये है अर्थ, क्या है, अब इनके बीच का क्या है ना, ये एक सेकेंड, ठीक है, ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है, और ये क्या कर रहा है, इनके बीच का एक डिस्टेंस है, हाँ या ना, इनके बीच का डिस्टेंस है r, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर रहा है, यहाँ तक ये चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर जो लगाएगा, सुन लीजिए, एक चक्कर लगाने में जो इनको जो टाइम लगेगा, उनका एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, उनका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके जो डिस्टेंस है ना, उनका क्यूब के बराबर, उनका क्यूब के बराबर, यानी डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। कोई डाउट? यानी r के क्यूब के बराबर क्या होगा, टाइम का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल का हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, और कांस्टेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं t इधर अगर आ जाएगा तो r अगर इस तरह होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होगा ना, तो बराबर कांस्टेंट, तो r बराबर क्या हो जाएगा, मीन्स डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। वही बात है कि प्लैनेट का सन से बीच का जो डिस्टेंस होता है वो, और टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। कोई डाउट? अब ये बोलेगा सर हमारा सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं होता है ना, नहीं, हमारा जो भी आपको जो प्लैनेट होता है ना सन से रिलेटेड, जो भी सन का कोई भी प्लैनेट को लेकर के चले तो उसमें सब में ये लागू होगा। कोई डाउट? तो केपलर का तीनों लॉज ऑफ मोशन आपको क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ तक तो आपको ये चैप्टर का आपको लगभग 40% आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम देखें इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों को क्या क्या हो गया है बताइए। इस चैप्टर में ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। जो भी हमारा अर्थ जो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिए, न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो गया है, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी देख लिए, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी देख लिए। अब क्या बच गया है, फ्री फॉल्स देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडीज, और उसके बाद मास एंड वेट, ठीक है। कल इतने दूर तक देखेंगे। क्लियर? चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।